आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में विद्युत वाले अध्याय में लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जिसे जूल का तापन नियम कहते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, जैसे कोई विद्युत युक्ति है, जैसे कोई पंखा है, ये निरंतर जब कुछ समय तक चलता है तो विद्युत पंखा स्वयं ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जैसे हम बल्ब देखें कि जब कोई बल्ब होता है, ये बल्ब कुछ समय तक जलता है तो बल्ब गर्म हो जाता है। ये किस कारण होता है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, जैसे कोई चालक तार है, जैसे हम एक चालक तार बना लेते हैं, ये हो गया चालक तार। अब इस चालक तार की लंबाई भी होती है और अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल भी होता है। अब यदि इस चालक तार को हम विद्युत परिपथ में जोड़ दें तो इसके साथ क्या जोड़ दो, विद्युत परिपथ जोड़ दो। अर्थात इसमें क्या जोड़ दो, सेल जोड़ दो। तो सेल जोड़ देते हैं और एक क्या जोड़ देते हैं, कुंजी जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो। अब यदि इस चालक तार में यदि हम धारा प्रभावित करते हैं तो धारा प्रभावित कर दो, बड़ी लाइन के पास प्लस, छोटी लाइन के पास माइनस है। तो यदि इसमें धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रभावित होती है, तो यदि इस चालक तार में धारा प्रभावित करते हैं तो ये जो चालक तार होता है वो धातु का बना होता है और धातु का होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तभी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन क्या करता, करा दो, गति करा दो। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति में जो प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि धातु में प्रोटॉन भी होते हैं, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा डालते हैं, अर्थात बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराते हैं। और टकराने के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी ऊर्जा को, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये अपनी ऊर्जा को इन प्रोटॉनों में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, अर्थात प्रोटॉनों को दे देते हैं, जिसके कारण ये ऊर्जा होती है वह ऊष्मा में बदल जाती है। और इसी ऊष्मा के कारण जो विद्युत परिपथ गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। अब देखो, आप समझें तो देखो कि जब कोई चालक तार है, अब इस चालक तार में हम क्या प्रभावित करें, धारा प्रभावित करें। तो चालक तार में धारा प्रभावित करने पर जो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में दूसरे परमाणु आते हैं और दूसरे परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं, इनसे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निरंतर क्या होती है, टक्कर होती है। और टक्कर होने के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों में अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, अर्थात उन्हें अपनी ऊर्जा दे देते हैं। और ऊर्जा देने के कारण जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में बदल जाती है, जिसके कारण चालक का तापमान बढ़ जाता है। और चालक का ताप बढ़ जाने के कारण ही इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसी घटना के कारण यदि हम कोई भी विद्युत पंखा है, इसे निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो ये पंखा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरी स्थिति देखें तो देखो कि जो हमने विद्युत परिपथ में जो चालक तार लिया था, अब यदि ये चालक तार क्या हो, विशुद्ध हो। विशुद्ध का मतलब हो एकदम क्या हो, शुद्ध हो, एकदम क्या है, शुद्ध है। तो यदि ये चालक तार विशुद्ध हो तो इसमें यदि हम धारा प्रभावित करें तो धारा प्रभावित करने पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और ये अन्य परमाणु से टकराते हैं। और टकराने के कारण ये अपनी जो सारी की सारी ऊर्जा होती है, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा को प्रोटॉनों में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके कारण इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, संपूर्ण ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, अर्थात पूरी की पूरी ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में बदल जाती है। इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब यदि इसके अब उदाहरण देखें कि जो हीटर है, जो विद्युत हीटर है, जो विद्युत इस्त्री है, इसमें जो संपूर्ण ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदल जाती है। और संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में बदलने के कारण ही हीटर और इस्त्री से हमें ऊष्मा अधिक मात्रा में मिलती है। अब हम इसको समझते हैं तो देखो कि जब यदि
अब यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ ले जिसमें जो धारा के साथ क्या जुड़ा हो, विशुद्ध, विशुद्ध का अर्थ होता है एकदम शुद्ध क्या हो, प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो जिसके कारण इसमें जो ऊष्मा होती है अर्थात जो इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, ये संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल जाती है, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा का ऊष्मा में क्षय हो जाता है। और यदि हम इसका उदाहरण देखें कि ये विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत गीजर में जो संपूर्ण ऊर्जा है वो ऊष्मा में क्षय हो जाता है और जिसी के कारण में अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। हम विद्युत धारा के ताप प्रभाव अथवा ऊष्मीय प्रभाव के लिए समीकरण की गणना करते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा के लिए हम ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि ऊष्मा हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम ऊर्जा का मान निकाल लेंगे। अब देखो, अब हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो सबसे पहले हम कार्य का मान निकाल लेंगे, तो जो कार्य होता है वही ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखो कि माना कोई चालक तार है, इस चालक तार का जो प्रतिरोध है अतः इसका प्रतिरोध क्या है, R है, और इस चालक तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो V उत्पन्न होता है, और चालक तार में यदि I धारा प्रभावित होती है तो इसमें जो कार्य होता है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखें कि हमने अभी तक विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा है, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। आगे देखो, इसके बाद में हमने विभवांतर का सूत्र पढ़ा है, तो विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। आगे देखो, ये होता है विभवांतर का सूत्र है। अब यदि हम ओम का नियम देखें और ओम के नियम से सूत्र देखें, तो ओम का नियम होता है वरी, V बराबर IR। अब देखो, अब इन तीनों समीकरणों में हम कार्य को देखते हैं, तो कार्य हम विभवांतर का सूत्र ले लेते हैं और इसके द्वारा हम कार्य ज्ञात करते हैं। तो यहां से कार्य क्या आएगा, W बराबर V और Q को गुणा कर दो, तो कार्य बराबर क्या आएगा, विभवांतर गुणा आवेश। देखो तो यहां से कार्य हो जाएगा W बराबर VQ। अब सुनो, अब एक बार V का मान रख देते हैं और एक बार Q का मान रख देते हैं, तो हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले V का मान हम ओम के नियम से रख देते हैं, क्योंकि V बराबर क्या आता है, IR, तो यहां रख दो। तो W बराबर क्या होता है, लिखो, अभी की जगह रख दो IR, और ये क्या होता है Q को ऐसे कैसे रख दो। अब देखो, अभी हमने V का मान रखा है, अब Q का मान रख देते हैं, तो Q का मान धारा के सूत्र से रख देते हैं। तो धारा के सूत्र से Q का मान ज्ञात करें, तो यहाँ Q का मान क्या आता है, Q बराबर, इसको तिरछा गुणा कर दो, तो Q बराबर क्या आता है, I और T को गुणा कर दो, तो क्या आता है, धारा गुणा समय। अब इस Q का मान हम रख देते हैं, तो रखो, तो सबसे पहले W ऐसे कैसे आ जाता है, IR, अब Q की जगह क्या लिख दो, IT। अब इसको हल कर लो, तो W बराबर I और I गुणा के क्या हो जाते हैं, I स्क्वायर, और क्या आ जाता है, RT। अब देखो, अब इस स्थिति में जो किया गया संपूर्ण कार्य है जिसे हम W से व्यक्त करते हैं, ये कार्य ऊष्मा में क्या हो जाता है, बदल जाता है, अर्थात जो कार्य होता है वो ऊष्मा के बराबर होता है। तो हम कार्य की जगह ऊष्मा लिख देते हैं, तो ऊष्मा का मान W की जगह H रख दो, तो H का मान क्या आ गया, I स्क्वायर RT। तो ये जो समीकरण होता है इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का समीकरण या जूल के तापन नियम का समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण को लेकर हम जूल के तापन नियमों को देखते हैं। तो देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT। अब इस समीकरण से जूल के तापन नियम देखते हैं। तो सबसे पहले जो किसी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये हो गया पहला नियम। अब देखो, वापस देखो, किसी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही कोई चालक तार है, अब इस चालक तार को यदि हम बड़ी बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें धारा अधिक प्रभावित होती है, और धारा अधिक प्रभावित होने के कारण जो तार होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। अब देखो, अब यदि हम दूसरा नियम देखें तो देखो, जो किसी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके गति में टक्करें अधिक होती हैं,
अर्थात प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो रुकावट भी अधिक होती है। तो जब रुकावट अधिक होती है तो जो ऊर्जा होती है वो अधिक मात्रा में ऊष्मा में बदलती है, जिसके कारण हम लिखते हैं कि किसी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है ये प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात प्रतिरोध का मान जब अधिक होता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। अब यदि हम तीसरा नियम देखें तो तीसरा नियम होता है H समानुपाती T, अर्थात किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उसके समय के समानुपाती होता है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई बल्ब है, अब ये बल्ब है, यदि मान लो दो बल्ब है, एक बल्ब तो 2 घंटे चलता है और दूसरा बल्ब 1 घंटे चलता है, तो जो बल्ब अधिक समय तक चलता है वो अधिक गर्म होता है, अर्थात उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ही किसी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के समानुपाती होता है। अब हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो उपयोग है वो विद्युत बल्ब में होता है, क्योंकि यदि बल्ब में जब कुछ समय तक धारा प्रभावित होती है तो ये बल्ब होता है वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो देखो सबसे पहले तो ये किस प्रभाव पर आधारित होता है, तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब यदि हम विद्युत बल्ब का आरेख देखें तो विद्युत बल्ब का आरेख इस प्रकार होता है। अब देखो, अब ये आरेख है, आरेख इस विद्युत बल्ब में ये एक तार होता है, अर्थात इसमें एक तंतु होता है। अब ये जो तंतु है, ये तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन का तार होता है वो अधिक ताप, ये टंगस्टन का जो तंतु होता है वो अधिक ताप पर, यानी बहुत अधिक ताप क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, और बहुत अधिक ताप पर भी ये टंगस्टन का तार पिघलता नहीं होता है। अर्थात टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो गलनांक बहुत अधिक होता है। यदि हम देखें कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात ये इतने ताप पर गलता है। अब देखो, अब ये तंतु इस प्रकार का होता है कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो ये विद्युत धारा को कुछ समय तक क्या करता है, रोके रखता है, अर्थात उसको रोक कर रखता है, और विद्युत धारा को रोकने के कारण इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, और ये ऊष्मा है, ऊष्मा के कारण ये तंतु होता है वो तृप्त हो जाता है, अर्थात गर्म में हो जाता है, और गर्म होकर हमें प्रकाश देता है, अर्थात जो बल्ब वो जलने लग जाता है। अर्थात ये जो तंतु है वो विद्युत धारा को कुछ समय तक रोकता है, रोकने के कारण ये ऊष्मा, इसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, और ऊष्मा के कारण ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात तृप्त हो जाता है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखो, अब हम इस तंतु के और गुण देखें कि इस तंतु की आयु को बढ़ाने के लिए, आयु का मतलब होता है कि ये जो बल्ब है वो अधिक समय तक चले, तो इस आयु को बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 गैसें मिलाते हैं, अर्थात हम इसमें एक अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस एक तो हम इसमें नाइट्रोजन मिलाते हैं, और एक हम इसमें आर्गन गैस भरते हैं, अर्थात ये दोनों गैस हमें विद्युत बल्ब में बढ़ते हैं, जिसके कारण इस तंतु की आयु, अर्थात ये तंतु लंबे समय तक चलता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब यदि हम दूसरा अनुप्रयोग देखें कि विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार उपयोग देता है, तो देखो फ्यूज तार को देखें कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, अर्थात इसमें भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब यदि हम आगे वाली गुण देखें कि जो विद्युत फ्यूज होता है इसे हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, क्योंकि 2 क्रम होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है कि हमें इसे जो विद्युत परिपथ है उसी रेखा में लगाते हैं। तो देखो, तो हम विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यदि हम इसके आगे गुण देखें तो जो विद्युत फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध तो अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक का मतलब होता है कि ये विद्युत धारा को लंबे समय तक रोके रखता है, अर्थात धारा में रुकावट होती है वो अधिक होती है, जबकि जो इसका गलनांक होता है वो कम होता है, अर्थात इसमें थोड़ी सी भी अधिक धारा प्रभावित हो जाती है तो ये गर्म होकर पिघल जाता है, जिसके कारण क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है थोड़ी सी विद्युत में ये पिघल जाता है। अब यदि हम इसमें और देखें कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो फ्यूज बनाने के लिए जो तांबा होता है, तांबा व टिन व सीसा जैसी जो मिश्र धातु होती है उन टिन व सीसा
मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो ये फ्यूज तार इन मिश्र धातु से बनाया जाता है। अब देखो, अब यदि जो विद्युत परिपथ है उसमें जो निर्दिष्ट मान है, अर्थात जो उसमें धारा बहती है उस धारा से अधिक धारा यदि प्रभावित हो जाए, तो अधिक धारा प्रभावित होने के कारण जो फ्यूज तार हो जाता है, फ्यूज तार है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण पिघल जाता है और ये टूट जाता है। और टूट जाने के कारण आगे धारा प्रभावित नहीं होती है, जिसके कारण जो विद्युत फ्यूज होता है वो अधिक धारा से हमारे विद्युत संयंत्र होते हैं अर्थात विद्युत युक्तियों की रक्षा करता है।